बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर, क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एनारोबिक बैक्टीरिया। इससे पहले बैक्टीरिया की कुछ क्लासिफिकेशन लिखी हुई है जो हमने मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया वाले वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। तो इस वीडियो के अंदर जो सबसे पहली क्लास है क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी की, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया का मिक्सचर दिखाया हुआ है, उसको बोलते हैं इस क्लास को एनारोबिक बैक्टीरिया। अब जो एनारोबिक बैक्टीरिया वाली क्लास है ये हीट्रोजीनस ग्रुप होता है। इसके अंदर बहुत सारी क्लास के बैक्टीरिया को आपने मर्ज कर दिया है। कुछ को आप ग्राम पॉजिटिव के अंदर से ले आओगे, कुछ को ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग है, कुछ नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, कुछ रॉड्स है, कुछ कोकाई है, कुछ फिलामेंटस होते हैं। ठीक हो गया। इन सबको आपने कंबाइन कर देना, ये सारा का सारा हीट्रोजीनस ग्रुप होता है। लेकिन इस हीट्रोजीनस ग्रुप के अंदर जो कॉमन प्रॉपर्टी हमने यूज की है, जिसमें बैक्टीरिया को हमने इस ग्रुप के अंदर मर्ज कर दिया है, वो इनकी ग्रोथ होती है 20% एटमॉस्फेयर वाली इन्वायरमेंट से कम में ये ग्रो करते होते हैं। 20% से कम, ये 20% है, ये फाइनल रेंज होती है। 20 से लेकर 0.02 तक बैक्टीरिया की ग्रोथ यहाँ पर हो सकती है। तो जो 20% ऑक्सीजन क्राइटेरिया है, इसी को यूज करते हुए हमने बहुत सारे बैक्टीरिया को यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर क्लासीफाई किया है। ठीक हो गया। तो इस हेट्रोजीनस क्लास को एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब एनारोबिक बैक्टीरिया को न्यूट्रिशनल और मेडिकल क्लासिफिकेशन के लिहाज से भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन है। हमने एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर कट ऑफ लगा दिया 20%। ठीक हो गया। 20% से ऊपर जाएगा तब इनको एनारोबिक के अंदर नहीं डालते। अब इस एनारोबिक को मजीद ओब्लिगेट एरोब में, फैकल्टेटिव में, अब ऊपर एनारोबिक लिखा हुआ है, आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। अब ये एनारोबिक का मतलब यहाँ पे जो कट ऑफ लगा दिया वो 20% से कम पे लगा दिया है, इससे ज्यादा नहीं होगा, तब वरना इस क्लास में बिलोंग नहीं करेगा। अब इस 20% में भी बैक्टीरिया की वेरिएशन आ जाती है। कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती है जो पूरी की पूरी 20% ऑक्सीजन खा जाते हैं, तो उनको ओब्लिगेट एरोब में डालेंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो 0.02 तक जाएंगे, तो उनको ओब्लिगेट एनारोब में डाल देंगे, और दरमियान में थोड़ी सी वेरिएशन देखने को मिलती है। तो जो 20% वाला क्राइटेरिया है उसको मजीद 5 में डिवाइड कर दिया। पहला है ओब्लिगेट एरोब, दूसरा फैकल्टेटिव एनारोब, तीसरा एरोटॉलरेंट, चौथा माइक्रो एरोफिलिक, पांचवा होता है ओब्लिगेट एनारोब होता है। तो सबसे पहला है ओब्लिगेट एरोब। तो जो ओब्लिगेट एरोब है, इसके अंदर जो क्लासिकल एग्जांपल है वो है सूडोमोनास एरोजिनोजा की, जबकि फैकल्टेटिव एनारोब के अंदर क्लासिकल एग्जांपल है ई कोलाई की। पहली बात है ओब्लिगेट एरोब होता क्या। ओब्लिगेट एरोब का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो 20% ऑक्सीजन के ऊपर जाके ग्रो करेंगे, फुल 20%। ठीक हो गया। और उनकी एनारोबिक ग्रोथ 0% होगी, तो उनको बोलेगी ओब्लिगेट एरोब। तो इसके अंदर क्लासिकल एग्जांपल आएगी सूडोमोनास एरोजिनोजा की। जबकि फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब है कि एरोबिक के अंदर और एनारोबिक दोनों के अंदर इक्वली ग्रो करेंगे। क्लासिकल एग्जांपल है ई कोलाई की। इसके अलावा कुछ दूसरे ग्राम नेगेटिव रॉड्स, एंटेरिक है, वो भी आ जाते हैं। नंबर 3 है एरो टॉलरेंट। एरो टॉलरेंट जो ऑक्सीजन हो तो थोड़ी बहुत ग्रो करते हैं, ठीक है, हम 1% ग्रोथ कर लेते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी करते, ऑक्सीजन को कम कर दे, तो इनकी ग्रोथ काफी ज्यादा रैपिड होती है। तो यहाँ पर एरोबिक और एनारोबिक दोनों बराबर थे। यहाँ पे एरोबिक पूरा डोमिनेट कर रहा था। अब यहाँ पर एरोबिक भी है, एनारोबिक भी है, लेकिन यहाँ पे एनारोबिक ज्यादा डोमिनेट कर रहा है एज कम्पेयर टू एरोबिक। जो माइक्रो एरोफिलिक है उसके अंदर क्लासिकल एग्जांपल है कंपाइलोबैक्टर जूजिनाई की। इसके अलावा बुरीलिया भी आता है, हेलिबैक्टोबैक्टर पाइलोरी भी आता है, ये भी माइक्रो एरोफिलिक होते हैं। अब ये वाले करते हैं 5% ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पर एनारोबिक मजीद डोमिनेट कर गई है और एरोबिक थोड़ी सी एरोबिक और नीचे आ गई है। एरोबिक ना होने के बराबर है, लेकिन थोड़ी बहुत हो जाती है। ठीक हो गया। यानी 5% ऑक्सीजन के ऊपर ग्रो करते हैं। और कंपाइलोबैक्टर जूजिनाई के पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी भी है, वो ये है कि ये कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूटिलाइज करता है। 5% ऑक्सीजन और 10% कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, तो उसका दूसरा नाम है कैप्नोफिलिक। कार्बन डाइऑक्साइड को लव करने वाले, आपने सुना होगा हाइपर कैप्निया। तो जो वर्ड यूज होता है कैप्नो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो ये कैप्नोफिलिक भी है। 10% कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करता है। लास्ट कैटेगरी है ओब्लिगेट एनारोब की। तो उसके अंदर एग्जांपल आती है बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलस की और कोलिस्ट्रीडियम परफेरेंजिस की। अब यहाँ पर एरोबिक ग्रोथ तकरीबन 0 पे आ गई है। यहाँ पे 5% ऑक्सीजन थी, यहाँ पर हम 10% कह ले आप। यहाँ पर 0% ऑक्सीजन, यहाँ पर एरोबिक ग्रोथ 0 हो जाती है और एनारोबिक ग्रोथ काफी ज्यादा, यानी प्रीडोमिनेंट एनारोबिक ग्रोथ है। ठीक हो गया। तो वो ओब्लिगेट एनारोब है। तो ये थी न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। अब न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन यानी जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, उनको ग्रोथ के लिए कम ऑक्सीजन चाहिए होती है। कम ऑक्सीजन इसलिए चाहिए होती है क्योंकि इनके पास दो एंजाइम नहीं होते, कैटालेस और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस। क्योंकि ऑक्सीजन अगर यूटिलाइज करें ना,
तो कुछ फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, सुपर ऑक्साइड वगैरह, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, वो टॉक्सिक होते हैं, इनके पास वो एंजाइम नहीं होता डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, डेट इज़ वाई ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते। इसके अलावा बाज़ औक़ात होता है कि अगर ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेना तो ऑक्सीजन इनके सल्फ हाइड्राइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन करवा देती है, और ये सल्फ हाइड्राइल ग्रुप को रीजनरेट कराने वाला मैकेनिज्म नहीं होता। तो ये अपने एंजाइम को बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल को बचाने के लिए ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते। इसके अलावा ये कहती है कि ये उस जगह पे रहते हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ना होने के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल 3 साइट्स लिखी हुई है, पहला लिखा हुआ है पेरियोडेंटल पॉकेट है, दूसरा डेंटल प्लैक और तीसरा कोलोन है। ये इन तीनों जगह पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने की कैपेसिटी ना होने के बराबर होती है, ना ही ऑक्सीडेशन होगी ना ही रिडक्शन होगी, अपनी फाइनल जैसी इनिशियल फॉर्म है वैसे ही फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो ये इनकी क्या करती है, इनके सर्वाइवल को बढ़ा देती होती है। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा। अब ये मेडिकल क्लासिफिकेशन है, मेडिकल में भी कुछ ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव इन दोनों को मैंने डिवाइड करना रॉड्स के अंदर और कोकाई के अंदर। रॉड्स भी 2 तरह के होते हैं, स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग, जबकि कोकाई हमेशा नॉन स्पोर फॉर्मिंग होती है, स्पोर नहीं बनाते। अब पहले हम ग्राम पॉजिटिव के अंदर, तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो स्पोर फॉर्मिंग होते हैं कोलेस्ट्रीडियम होते हैं। कोलेस्ट्रीडियम में भी आप कह सकते हो कोलेस्ट्रीडियम ऊपर हमने पढ़ा था, कोलेस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस है, कोलेस्ट्रीडियम हिस्टोलिटिकम है, कोलेस्ट्रीडियम जुजुनाई, कैम्पेलोबैक्टर जुजुनाई वगैरह। ठीक हो गया। नॉन स्पोर फॉर्मिंग के अंदर मैंने एक निमोनिक लिखा है प्लैब। एक प्लैब जिस तरह की यूएस असेंबली का टेस्ट होता है इस तरह प्लैब का भी होता है। तो यहाँ से पी से क्या बनेगा, पी से बनेगा प्रोपियानो बैक्टीरियम होता है, एल से बनेगा लैक्टोबैसिलस, ए से बनेगा एक्टिनोमाइसिस, बी से बनेगा बाइफिडोबैक्टीरियम, ई से बनेगा यू बैक्टीरियम। ठीक हो गया। बाइफिडोबैक्टीरियम है, यू बैक्टीरियम और प्रोपाइनोबैक्टीरियम है, तीनों में तो बैक्टीरियम का बड़ा यूज हो रहा है। प्रोपियानोबैक्टीरियम है, ये है सॉरी ये वाला होता है बाइफिडोबैक्टीरियम, और ई वाला होता है यू बैक्टीरियम। जबकि नॉन स्पोर फॉर्मिंग कोकाई के अंदर एग्जांपल आती है, किस चीज़ की एग्जांपल आती है, एसपीपी की आती है। ठीक है, एस से स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है, और पी से पेप्टाकोकस आता है, और दोनों को मिला दो आप, स्ट्रेप्टोपेप्टाकोकस। ठीक हो गया, स्ट्रेप्टोपेप्टाकोकस। जबकि यहाँ पर कोई एग्जांपल नहीं होती स्पोर के अंदर। जबकि नॉन स्पोर फॉर्मिंग में निमोनिक आपने याद रखना है बॉयफ्रेंड, BF। तो यहाँ से बी से होगा बैक्टीरियोइड फ्लैजिलस, और एफ से क्या होगा फ्यूजोबैक्टीरियम। दोनों के दोनों नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होते हैं, क्लोन का पार्ट होते हैं। जबकि कोकाई के अंदर नॉन स्पोर फॉर्मिंग के अंदर आपने याद रखना है विलोनिला। ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो हमने मेडिकल क्लासिफिकेशन पढ़ ली है। अब इसके बाद हम इनके क्लिनिकल फाइंडिंग्स वगैरह को देख लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। ओके, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा, या फिर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ। ठीक हो गया। तो ये क्लिनिकल फाइंडिंग या क्लिनिकल इन्फेक्शंस बता रहे हैं। तो कहते हैं कि नॉर्मली जो मेडिकली इंपॉर्टेंट एनारोब्स होते हैं ये हमारे क्लोन का फ्लोरा का पार्ट होते हैं, क्लोन या दूसरी जगह के फ्लोरा का पार्ट होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलती है, जैसे सॉइल के अंदर कोलेस्ट्रीडियम जिजिनम, कोलेस्ट्रीडियम बोचुलिनम, कोलेस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस, ये सॉइल के अंदर होते हैं। बाकी सारे हमारे नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होते हैं। अब इनका जो डिजीज़ होता है, इनके डिजीज़ के अंदर एब्सेस बनती है। एब्सेस का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ पस। ठीक हो गया, कलेक्शन ऑफ पस, चाहे वो ब्रेन की हो, लंग्स की हो, फीमेल जेनिटल ट्रैक की हो, बिलियरी ट्रैक की हो, लंग्स की, ठीक है, किसी भी चीज़ की एब्सेस हो। तो क्लासिकल जो चीज़ देखने को मिलती है वो होती है एब्सेस होती है। ठीक हो गया, ये हिस्टोलॉजिकल बता रहे हैं, हिस्टोलॉजिकल। और उस एब्सेस के अंदर फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट एनारोब का कम्बिनेशन होता है। किस तरह से, जो फैकल्टेटिव होते हैं ये ऑक्सीजन को खा लेते हैं। जब ऑक्सीजन को खा जाएंगे तो अब ऑब्लिगेट एनारोब्स की सर्वाइवल पॉसिबल हो जाएगी। ठीक हो गया। तो फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट एनारोब आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते होते हैं। फैकल्टेटिव इनकी सर्वाइवल को बढ़ा देता है, ऑब्लिगेट एनारोब की सर्वाइवल को बढ़ा देता है। अब आपको जनरल फिजिकल फाइंडिंग क्या क्या देखने को मिलती है जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करती है, तो उसके अंदर फूल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, टिश्यू के अंदर गैस होती है और नेक्रोटिक टिश्यू होता है। तो ये 3 क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती है जो किसी भी फिजिकल एग्जामिनेशन में पता चलती है। ये फिजिकल एग्जामिनेशन में बताती है कि हमारा जो इन्फेक्शन है वो एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। लैब डायग्नोसिस क्या होगा, सबसे पहले आपने स्पेसिमेन ऑब्टेन करना है। स्पेसिमेन ब्लड का हो सकता है, प्लूरल फ्लूइड का हो सकता है, पस का हो सकता है। ठीक हो गया। और ट्रांसट्रैकियल हो सकता है। ठीक हो गया, ट्रांसट्रैकियल, क्योंकि बाज़ अगर ऐसा होता है कि हमारे नॉर्मल फ्लोरा का भी पार्ट होते हैं तो हमें ये स्पेसिमेन लेने पड़ते हैं। स्पूटम के और फीसिस के नहीं लेने, क्योंकि वहाँ पे आपको नॉर्मल फ्लोरा वाले भी आ जाएंगे, तो फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। तो स्पेसिमेन ऑब्टेन करने के बाद आपने क्या करना है, उसको एनारोबिक कंडीशन के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है ताकि बैक्टीरिया
कि जो ग्रोथ है वो मिनिमाइज ना हो। लेबॉर्ट्री में देना है, फिर लेबॉर्ट्री के अंदर ग्राम स्टेनिंग करनी है, कल्चर करना है, बायोकेमिकल टेस्ट करने हैं, और लास्ट में गैस क्रोमेटोग्राफी भी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर करते क्या है कि गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर चूंकि एनारोबिक बैक्टीरिया है तो फिर एनारोबिक मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। वो गैस कौन कौन सी प्रोड्यूस होती है, फॉर्मिक एसिड है, एसिडिक एसिड है, प्रोपियानिक एसिड है, ये प्रोड्यूस हो जाती है, ये ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस हो जाती है। एक कार्बन वाला फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन वाला एसिडिक एसिड, 3 कार्बन वाला प्रोपियानिक एसिड। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट ये होगा कि जो एब्सेस होती है उसकी सर्जिकल ड्रेनेज करवानी है, दूसरी तरफ आपको एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स अप्लाई करनी है। 2 तरह की ड्रग्स यहाँ पे कभी भी अप्लाई नहीं करनी। पहला पेनिसिलिन, क्योंकि पेनिसिलिन अप्लाई कर सकते हैं लेकिन एक बैक्टीरिया में इंपॉर्टेंट नहीं होती। दूसरा वो उस बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियोइड फ्रेजिलस, क्योंकि बैक्टीरियोइड फ्रेजिलस ये प्रोड्यूस करता होता है बीटा लैक्टेमेज और वो रेजिस्टेंट होती है पेनिसिलिन से। दूसरा जेंटामाइसिन भी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि जेंटामाइसिन के ट्रांसपोर्टेशन वाला मैकेनिज्म होता है वो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, लेकिन ये तो ऑक्सीजन को यूटिलाइज ही नहीं करते, तो जेंटामाइसिन अंदर सेल के अंदर जा नहीं सकेगी। जबकि इफेक्टिव कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है MCG लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड है MCG, सी को आप ट्रिपल बना दो C3G। ठीक हो गया। M से मेट्रोनिडाजोल, 3 C आने हैं, एक है सिफॉक्सिटिन है जो कि सेफ्लोस्पोरिन है, क्लोरामफेनिकोल है, क्लिंडामाइसिन है, और G से क्या होगा, G से पेनिसिलिन जी। ठीक हो गया, पेनिसिलिन जी। लेकिन पेनिसिलिन जी बैक्टीरियोइड्स के अंदर इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि वहाँ पे बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया बेसिक ओवरव्यू नहीं, कंप्लीट ओवरव्यू एनारोबिक बैक्टीरिया का। तो अगर आप ये फ्लो चार्ट बना लोगे अपनी नोटबुक के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर, तो आपको लेविंसन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपका अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।